ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल बेंडिंग थ्योरी हमने स्टार्ट किया है। ओके, एंड प्योर बेंडिंग केस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, न्यूट्रल प्लेन क्या है, ये हमने सब कुछ देख लिया था। न्यूट्रल प्लेन, ओके, जैसे कि न्यूट्रल प्लेन वगैरह हमने देख लिया था। कंप्रेशन, जहाँ पे लोड अप्लाई होता है, जो फेस पे लोड अप्लाई होता है वहाँ पे कंप्रेशन लगता है, और उसके अपोजिट वाले प्लेन पे टेंशन लगता है। ओके, जनरली हम अपवर्ड लोडिंग डालते हैं, तो अपवर्ड लोडिंग डालते हैं तो ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन रखता है जनरल पे। प्रीस्ट्रेसिंग के लिए उल्टा हो जाता है। ओके, प्रीस्ट्रेसिंग जब अपन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट्रेस लगाते हैं तब, लेकिन जब अपन लोड उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे प्रीस्ट्रेसिंग करने के बाद, तो वो लोड बैलेंस हो जाता है। देन हमने एजम्पशंस की तरफ हम बढ़े थे। एजम्पशंस में हमने देखा था यूलर्स बर्नौली एजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग एंड बिफोर बेंडिंग आल्सो। Here is bending, here is bending, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। ओके, दोनों रिमेन प्लेन रहेगा, ऐसी बर्नौली बोल रहा है। एज पर द बर्नौली देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन टू बेंडिंग। ओके, बेंडिंग की वजह से कोई भी शेप डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। ओके, ऐसी बर्नौली बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने चेंजिंग लेंथ डायग्राम देखा, that is nothing but a changing length diagram. It is linear up to failure. Then strain diagram, it is linear up to failure. Then stress diagram, it is also linear up to failure. अब changing length मेरा reduce हो रहा है, that's why we take it negative. Changing length मेरा नीचे में टेंशन है करके बढ़ रहा है, that's why we take it positive. Then अगर changing length मेरा negative है तो मेरा negative straining होगा यहाँ पे, that's why we took it compression straining, it is equals to negative straining, tension straining, it is equals to positive straining. When we talk about strain into modulus of elasticity, we have a stress because of E, it is equals to here modulus of elasticity is equals to stress by strain. What is stress now? Stress, it is equals to E into straining. Okay, E into straining. So modulus of elasticity into straining. So straining, negative straining, that's why we take it compression stress, it is negative, tension stress, it is positive. compression ऊपर में stress, tension में नीचे में stress. ओके, तो ये यहां तक हमने देखा है। अब ये कहाँ पे वैलिड है और ये किस तरह है और कहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये भी हमने लिखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन अप टू लीनियर रहेगा अप टू फेलियर, और ये लिमिट स्टेट में, वर्किंग स्ट्रेस में, प्लास्टिक थ्योरी में एंड अल्टीमेट थ्योरी में ये वैलिड है। अब ये कहाँ पे वैलिड नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस रहते हैं कि ये वाला एजम्पशन जो है यूलर्स बर्नौली एजम्पशन, दैट इज फर्स्ट एजम्पशन, इसको आप फर्स्ट एजम्पशन करके लिख सकते। ओके, जो कि मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लो प्लीज। फर्स्ट एजम्पशन वो कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे वैलिड नहीं है। वैलिड तो ये तीनों इसमें है, लेकिन चारों थ्योरीज में है। चार थ्योरीज है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड एंड प्लास्टिक थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे चारों जगह वैलिड है, लेकिन कहाँ पे वैलिड नहीं है, इन सारे ही केस में कहाँ पे वैलिड नहीं होता, ये भी मुझे देखना है। तो देखो, नॉट वैलिड, फर्स्ट एजम्पशन नॉट वैलिड। in not valid in first deep beam। अब आप आरसीसी में अगर डीप बीम आपको कहना है तो दैट डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 750 mm। ओके, नॉट इक्वल्स टू, वी टुक इट ग्रेटर देन। दिस बीम are designed for shear, are designed for shear। वेब शेयर रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे हम डालते हैं ना, वेब रेनफोर्समेंट उसको बोलते हैं। ओके, तो वो मुझे डालना पड़ता है यहाँ पे। अगेन कहाँ पे वैलिड नहीं है। अब डीप बीम मेरा टॉर्शन में भी रहता है,
ओके अगर डीप बीम मेरा टॉर्शन में रहेगा तो दैट इज ग्रेटर देन 450 mm, और मेरा डीप बीम अगर मैं इसके लिए देखता हूँ क्या के लिए, प्रीस्ट्रेसिंग के लिए, तो दैट इज मैं 500 mm, 500 mm के अबो अगर जाता है तो प्रीस्ट्रेसिंग में डीप बीम कहलाता है, और टॉर्शन अगर टॉर्शन इफेक्ट आ रहा है अगर बीम के ऊपर तो 450 mm के ऊपर अगर चले गया तो दैट इज माई डीप बीम। ओके ये मेरा डीप बीम रहता है, दैट इज फॉर आरसीसी, दैट इज फॉर आरसीसी। तो अभी टॉर्शनल सेक्शन पे अगर मेरा ये रहता है सपोज, यानी टॉर्शन पे मेरा अगर ये एक्ट होता है तो टॉर्शन सर्कुलर मेंबर के लिए ये मेरी थ्योरी वैलिड है, नॉन सर्कुलर मेंबर के लिए वैलिड ही नहीं, तो इसलिए टॉर्शन का डीप बीम लिख के कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि नॉन सर्कुलर पे तो वैलिड ही नहीं है। ओके सो सेकंड इट इज नॉन सर्कुलर member subjected to torsion. Subjected to torsion. Rectangular or square, दोनों शेप। ओके थर्ड, सो ये जो पार्ट है मेरा यहाँ पे मेरा वैलिड नहीं है। ओके एंड थर्ड, material is homogeneous isotropic and obey Hooke's law. Up to proportionality limit, up to PL यानी proportionality limit। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद वैलिड है क्या? अरे बाबू वैलिड नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद वैलिड नहीं है। ओके तो अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, up to proportionality limit, stress is directly proportional to the strength, यानी stress is also linear up to proportionality limit। okay bending stress is linear up to proportionality limit, after that bending stress is not linear। okay as per the Hooke's law bending stress, इसके नीचे लिख लो guys, as per Hooke's law bending stress is also linear, as per the Hooke's law bending stress is also linear, as per the Hooke's law bending stress is also linear in the cross section but not valid up to proportionality limit। linear in the cross section but not valid up to proportionality limit, not valid up to proportionality limit। okay next, stress is created only along ब्रैकेट में लिख लो x longitudinal axis, x longitudinal axis। आप बोलेंगे अभी longitudinal axis यानी कौन सी एक्सिस? ओके ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए रहेगा, स्ट्रेसेस मैं देखूंगा। लैटरल एक्सिस के लिए मैं स्ट्रेसेस नहीं देखूंगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो भी मैं देखूंगा वो क्या के लिए देखूंगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए देखूंगा।
Shear stresses I can taken as a lateral axis and longitudinal axis, but bending stresses we can taken only on the longitudinal axis. Lateral axis के लिए मैं नहीं देखूंगा. Okay, नहीं देखूंगा. Next it is. One minute, guys. Okay. Okay. Material of homogeneous stress are linear up to proportionality limit. अब देखो, अब मैं लीनियर एक्सिस यानी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्या के लिए कि ये जो मेरा है ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मैं देख रहा हूँ, मैं क्रॉस सेक्शनल एक्सिस पे नहीं देख रहा. ये जो क्रॉस सेक्शन एक्सिस है वहां पे मैं नहीं देख रहा, या फिर मैं लैटरल एक्सिस पे मैं नहीं देख रहा. आई एम नॉट टेकिंग अबाउट लैटरल एक्सिस. लैटरल एक्सिस पे मुझे नहीं देखना है. ओके. Note guys, note. In a beam, in a beam, in a beam, compression or tension force, compression or tension force, compression or tension force applied in cross section, applied in cross section, but the stresses developed will be in longitudinal section only. Stresses developed only in the longitudinal section only. अब इसका मतलब क्या है कि मैं इस तरह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहा हूं, यहां पे मैं एक आपका सेक्शन निकाल लेता, तो ये मुझे कुछ इस तरह का सेक्शन अभी ये दिखेगा डेप्थ और विड्थ के हिसाब से. तो मैं यहां पे बोल दूंगा कि कुछ इस तरह मेरी स्ट्रेस डायग्राम है, सिग्मा सी सिग्मा बी बॉटम और वी कैन टेंशन. ओके, इस तरह का मेरा स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, लेकिन ये स्ट्रेस डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल के लिए है. दैट स्ट्रेस फॉर longitudinal, stress for longitudinal, not for lateral. lateral के लिए नहीं, longitudinal axis के लिए. ओके, तो उसी हिसाब से 2018 गेट में क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन गेट 2018, stress in the extreme fiber
of the cross section is maximum, minimum, बेंडिंग। हाँ, यहाँ पे आप बेंडिंग लिख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होने को ना, स्ट्रेस ही था लेकिन वहाँ पे। ओके, तो शेयर स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, बेंडिंग स्ट्रेस की ही बात हो रही है, तो इसलिए बेंडिंग लिख लो। 0 other than any value। जीरो इज द आंसर। क्रॉस सेक्शन बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन बोल रहा है, तो दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। ओके, दैट इज व्हाट गाइस, जीरो क्रॉस सेक्शन। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अगर बोला गया रहता था, देन इट इज मैक्सिमम फॉर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, फॉर axis the bending stress at extreme fiber extreme fibers is maximum। Okay, and a cross section zero, at a cross section zero, at an extreme fiber longitudinal axis it is maximum। Please note this thing। Okay, क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता EAC में। ओके, नेक्स्ट 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 as the layers of beam, देखो guys, as the layers of beams, as the layers of beams, as the layers of beam, as the layers of the beam are free to expand and contract, are free to expand and contract, are free to expand and contract, there is no shear, there is no shear। ब्रैकेट में लिख लो tangential force, ब्रैकेट में लिख लो tangential force, no shear यानी tangential force, no tangential force between the layers, between the layers, between the layers। Therefore, the beam is subjected to pure bending। Therefore, the beam is subjected to pure bending। यानी जब मेरा बीम फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और फ्री टू एक्सपांड रहेगा, तब मेरे बीम में शेयर फोर्स नहीं रहेगा, शेयर फोर्स मेरा जीरो रहेगा, तब मैं क्या बोलूंगा, प्योर बेंडिंग केस में बोलूंगा। ओके ओके, नेक्स्ट इट इज, there is 1 2 3। ओके, लिमिटेशंस में अपन ने ये देख लिया है कि ये लिमिटेशंस कहाँ पे अपन यूज करते हैं। ओके, ई इंटेंशन, सेकंड अभी आपने लिखा है कि कहाँ पे रहेगा करके, लेयर्स वाला आपने लिखा, मैं तीसरा वाला लिख रहा हूँ अभी। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टेंशन इट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशन। ये रहने को ना, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन। इसका मतलब यही है कि मटेरियल प्रॉपर्टी आर सेम इन टेंशन
एंड कंप्रेशन, दोनों इसमें सेम रहने को होना. ओके, टेंशन ऑन कंप्रेशन. नेक्स्ट, एजम्पशन है गाइस. ओके, लिमिटेशंस खत्म हो गए वहां पे, यहाँ पे खत्म हो गए. 4, बीम बेंड, beam bends in the form of circular arc. सर्कुलर आर्क, जो कि एक लाई है, बड़ा जूट है. इट्स लाइक दिस. ये भी एक रेडियस, ये भी एक रेडियस, ये बेंडिंग, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, जो कि अपन पकड़ रहा है, जिसके ऊपर अपना पूरा डिफ्लेक्शन गया. d2y अपॉन dx स्क्वायर, it is equals to E, it is equals to 1 by R, it is equals to M upon EI, it is equals to constant. ये देखा है अपन ने. अब इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट. फिफ्थ, सबसे पहले ई आप समझ लो. ई यानी क्या है? कर्वेचर. वन बाय आर यानी भी कर्वेचर होता है, ई यानी भी कर्वेचर होता है. ओके, आर इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. R it is equals to radius of curvature. Okay. Now, bending moment constant. Not a phi. इसी में लिख रहे हैं अपन. Bending moment constant. Curvature is constant. Then curvature constant. तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट कहाँ पे रहेगा? प्योर बेंडिंग थ्योरी. और प्योर बेंडिंग थ्योरी एक्चुअल प्रैक्टिकल में पॉसिबल है क्या? नहीं. तो कर्वेचर कहाँ पे कांस्टेंट? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है वहाँ पे अपन पकड़. सो दैट्स व्हाई गाइस, that is only imaginary thing for a pure bending. For a pure bending, sorry, not a pure bending. Pure bending केस में मेरा ये पॉसिबल है. नेक्स्ट, if radius is very large, very high, large मत बोलो, high बोलो, very high compared to B and D, the deflection slope are very small. Deflection slope are very small. R is greater than D and B. Slope and deflections are very small. Hence, slope and deflection
very small. Okay. Next it is superposition. Superposition principle. Principle can be used. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की पूरी धज्जियां उड़ाई जाती है कहाँ पे? आंध्रा पिक्चर्स में. आंध्रा पिक्चर्स में आप ऐसे कर सकते. अब राधे में भी किया है बाबा. आपने एक सीन दिखा होगा, मे भी राधे नहीं दिखाऊंगा पिक्चर आपने, ठीक है, लेकिन आपने एक सीन देखा होगा कि वो ऐसी हाथ करता और वहां पे कुछ तो भी तलवार वलवार मारता और वो टूटता ही नहीं. ओके. तो सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी क्या है ये सबसे पहले देख लो, बाद में आपको थोड़ा बहुत जोक समझेगा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी क्या है कि एक लोड की वजह से जो भी रिएक्शन आएगा तो वही अपन ने 5-6 लोड लगाए, 5-6 लोड लगाने के बाद उसका सम करेंगे और एक रिजल्टेंट रिएक्शन निकालेंगे. ओके. यानी आपको अगर एक बंदा इधर से मार रहा है, दूसरा बंदा इधर से मार रहा है, तीसरा यहाँ से मार रहा है, चौथा यहाँ से मार रहा है, तो सबका मारेंगे, सबका मार खा लेंगे. सबको मार खाएंगे तो ऑब्वियसली अपने को ज्यादा लगेगा, अपने को ज्यादा लगेगा और अपन गिर जाएंगे, अपन मर जाएंगे, जो भी हो सकता है. इसी होने को ना. लेकिन राधे और आंध्रा मूवीज में क्या बताते हैं कि जब अगर 10 लड़के या फिर 10 गुंडे आएंगे और एक को मारेंगे तो वो एक हाथ मार के सबको उठा देंगे, फेंक देगा. यानी उसको 10 जनों का कम लगता और एक जो रहेगा ना विलन, उसका ज्यादा लगेगा. उसका उससे एक विलन मारेगा तो वो 10 फुट जाके गिरेगा, बाद में आएगा, बाद में उसको मारेगा. तो दैट इज पूरी धज्जा उड़ा दी है पूरे मैकेनिक्स की उन्होंने और पूरे फिजिक्स की. कुछ भी एक रूल नहीं रखा है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो उन्होंने बिल्कुल रखा नहीं है कि अगर तुमको 10 लोग मारेंगे या फिर 10 लोगों ने तुमको अटैक किया है तो तुमको ज्यादा लगने को ना, लेकिन उनको कम लगता. वाइस वर्सा ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके. और एक जन अगर मार रहा तो तुमको ज्यादा लग रहा. ये कैसे हो रहा भाई? ओके. सो आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी क्या है. कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी मैं बोल सकता कि जहां पे मेरे ये लोड्स है तो मैं पहले इसके वजह से क्या रिएक्शन आ रहा है वो दिखूंगा, देन इसके वजह से क्या रिएक्शन आ रहा है वो दिखूंगा, देन इसके वजह से क्या रिएक्शन आ रहा है वो दिखूंगा और इसका सम मैं यहाँ पे कर दूंगा. यानी ऑल रिएक्शन मैं निकाल दूंगा. तो दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले एक जन भुक्का मारेगा तो उसकी वजह से कितना लगा वो मैं देखूंगा और 10 जन मार रहे तो कितना लग रहा है वो मैं देखूंगा. ऑब्वियसली मुझे ज्यादा लगेगा और मैं यानी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक जन मेरे सामने है तो मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा. वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है और वो सही है. ओके. वो सही है. नंबर ऑफ लोडिंग्स का इंडिविजुअली एनालिसिस करना और उसका सम करके एक रिजल्ट देना, वही हम सभी एनालिसिस में करते हैं. यानी अगर मेरे 10 लोड है तो 10 लोड के लिए मैं अलग अलग मोमेंट निकालता हूँ, मोमेंट निकाल के उसको एक सम कर देता हूँ और वो सम वैल्यू मेरी क्या रहती है? रिएक्शन एंड रिएक्शन मोमेंट रहता है. ओके. वो हम सभी इसमें हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, हम ले लेते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी यूज. यहाँ पे भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी यूज कर सकते हैं. कैसी कि एक प्योर बेंडिंग मोमेंट है, दूसरा भी प्योर बेंडिंग मोमेंट है, तीसरा भी प्योर बेंडिंग मोमेंट है, तो सभी प्योर बेंडिंग मोमेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा. दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग बट माय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और सबका इंडिविजुअल मैं रिजल्ट देखूंगा. इंडिविजुअल रिजल्ट देखने के बाद मैं एक लास्ट फाइनल रिजल्ट में एक वैल्यू में बता दूंगा. ओके. गॉट इट. आई होप सो समझ गया होगा. ओके. आर यू इंटरेस्टेड इन इक्वेशन ऑफ इजिप्ट रानी? मे आई फॉलो यू फॉर डेरिवेशन? क्या आपको डेरिवेशन में इंटरेस्ट है? आई एम आस्किंग यू.
derivation is not a part of gate, but it is the part of conventional. अगर आपको इंटरेस्ट है then I teach you, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है then छोड़ो, लेकिन मेरे हिसाब से करने को ना. हेलो, घेऊन घ्या, घेऊन घेऊ ना. हो, वन मिनट. हाँ, तो ये एजम्पशंस यहाँ पे आपके खत्म हो गए. एजम्पशंस अब यहाँ से खत्म हो गए. 1 मिनट गाइस, मेरा बुक ढूंढ रहा मैं. Okay, we'll take now. Derivation. ओके, तो ये assumptions खत्म हो गए. assumptions खत्म हो जाने के बाद हम अभी जाएंगे बेंडिंग इक्वेशन. ओके, सो 1 मिनट.